अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज यासिर खान रोकड़ी एंड यू आर वाचिंग यासिर खान रोकड़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो बनाना चाह रहे हैं बड़ा टेक्निकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस पर खुद भी बंदा बैठ के बात कर सकता है, बट मैंने ये मुनासिब समझा कि जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है उसको इन्वॉल्व किया जाए और उससे पूछा जाए कि इस टॉपिक के ऊपर जो हमारे बेसिक सवालात हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी कि परिंदों में स्पेशली लवबर्ड्स में मोस्ट कॉमन डिजीजेस कौन सी हैं और उनका इलाज क्या है, उनकी प्रिवेंशंस क्या हैं और उनसे बचाव के लिए, उनके इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं डॉक्टर उमैर, मेरे दोस्त हैं, वेट डॉक्टर हैं, उनके पास जा रहा हूं और उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा और उनसे हम सवाल जवाब करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बेहतर से बेहतर हम रेमेडीज कर सकते हैं और क्या बेहतर से बेहतर हम मोस्ट कॉमन डिजीजेस का इलाज कर सकते हैं। चलें देखते हैं हाउ इट गोज। जी, हम मौजूद हैं डॉक्टर वासिफ उमैर साहब के पास, पेट केयर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं और मेरा इनके साथ जो बेसिक ताल्लुक़ है, मेरे फार्म पे जितने भी बर्ड के डीएनए सैम्पलिंग होती है तो ये डॉक्टर साहब से मैं कराता हूँ और माशाल्लाह वेरी सेटिस्फाइड विद दिस सर्विसेज। लव बर्ड्स में किसी भी किस्म का आपने डीएनए कराना हो, डीएनए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप। और इनको अगर दूसरे आप शहरों में हैं तो आप इनको बाय पोस्ट अपने सैंपल्स भिजवा सकते हैं, टीसीएस करवा सकते हैं और यहाँ से टेस्ट रिजल्ट्स आपको वो भिजवा देंगे। इसके अलावा आज हमने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि हमें जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं लव बर्ड्स में उन पे थोड़ी सी रोशनी डालें और हमें थोड़ा सा गाइड करें कि कौन सी डिजीज़ हैं और उनके इलाज क्या हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम, खैरियत से जी? ठीक ठाक है सर। डॉक्टर साहब, पहला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि बर्ड को बुखार है, जी, बर्ड को फीवर हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि बर्ड को बुखार है? अच्छा, उसमें 2-3 ऑप्शन होती है उसके अंदर कि एनिमल खाना पीना छोड़ देता है। जो भी एक उसका टेक केयर है, उसका जो बर्ड रखने वाला है ना, वो काइंडली अपने ना बर्ड को पूरा चेक करे कि उसने जितना मैंने दाना डाला है वो दाना उसका उतना ही है कि कम हो गया। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरा फीवर में ये होगा, जो एक फ्लाइंग बर्ड होता है जो फुल केज में उड़ा होता है, जो दूसरा बर्ड होगा वो एक जगह साइड पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा है ये। और इसकी जो मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है कि 2 to 3 आवर्स तक की इसकी बस सिंपल गेम होती है किसी भी बर्ड्स की। क्यों? इसका इम्यूनिटी लेवल कम होता है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल, ठीक है। ये स्ट्रेस में जल्दी आ जाता है केज बर्ड्स में और दूसरी बात ये होती है कि इसमें कार्डिक अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है स्मॉल, ठीक है। जितना आप उसको ज़्यादा पकड़ेंगे भी और ज़्यादा लोगों को इनवाइट भी करेंगे ना अपने शेड के ऊपर, फॉर्म के ऊपर, तो उसके लिहाज से भी उसका जो स्ट्रेस लेवल है ना वो ज़्यादा हो जाता है और एनिमल खाना पीना छोड़ देता है पैरट्स का। तो ये सारा कुछ है उसके अंदर। अच्छा, अब सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के हवाले से स्मॉग भी है, इस मौसम के हवाले से बताएं कि कौन सी ऐसी बीमारियां इस मौसम में ज़्यादा बर्ड्स को अटैक करती हैं? अच्छा, अब सर्दियों से देखा जाए कई लोग आ भी रहे हैं, जैसे कोई डीएनएस करवाते हैं, जैसे उनको पता चल रहा है कि प्रॉब्लम होती है, तो कई लव बर्ड्स के अंदर जो जिनको पैराकीट्स कहा जाता है, जो इनकी फैमिली है, तो उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रही है कि नमूनिया काफ़ी प्रॉब्लम का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यानी नमूनिया बर्ड्स में नमूनिया बहुत ज़्यादा होता है। अब नमूनिया की किस्में आगे से कितने किस्म का नमूनिया होता है। एक नमूनिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का होता है, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का होता है। अपर का मकसद है कि जी जो उसकी ट्रेकिया होता है ना जी, एक यहाँ से बर्ड को नमूनिया एक लंग्स के अंदर से, उसमें क्या होता है सॉरी आपको मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, हमें कैसे एज अ लेमैन पता चलेगा कि अपर ट्रैक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कौन सा है और लोअर ट्रैक वाला जो रेस्पिरेटरी इशू है, पहचान क्या है दोनों? उसमें जो अपर है ना जी, उसके अंदर जो उसकी कफ वो करेगा, यानी कि ड्राई कफ करेगा, लाइक वो
ठीक है। और जो लो रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला होगा उसमें जो बर्ड है ना अपना मुंह ओपन कर लेगा ज़्यादा, अच्छा। क्योंकि उसको एक कंजेशन फील हो जाएगी। अच्छा। लाइक जैसे आजकल अल्लाह हर एक को बचाए कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना जो है ये बेसिकली लो रेस्पिरेटरी बीमारी का सांस में रुकावट फील होगी, वो मुंह खोलेगा बार बार, वो बार बार मुंह खोलेगा। और अगर अपर रेस्पिरेटरी होगा तो वो खांसी टाइप होगा, इसको हम कहेंगे कि लाइक कफ वो होगी, लेकिन ड्राई कफ जिसको हम कह सकते हैं, वो खुश्क खांसी इसकी होगी जी, बिल्कुल। तो इनके कोई ट्रीटमेंट भी बताइए कि अगर ऐसा कोई शिकायत हो तो क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट में तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लेना है कि जी कंफर्म है इसको नमूनिया है, या कुछ हो सकता है कोई चीज़ उसके गले में फंसी ना हो, कोई दाना किसी किस्म का कोई फंस ना गया हो या कोई और प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आपने उसको मेडिसिन देना शुरू कर देनी है। और मेडिसिन भी आपने उसको प्रॉपर बॉडी वेट के लिहाज से उसको देनी है। अक्सर क्या होता है, कोई भी हमारा फार्मर है, कोई भी फैंसी एरिया है, वो फ़ोन के ऊपर कोऑर्डिनेशन करते हुए जी मेरे बर्ड को ये प्रॉब्लम है, मेरे बर्ड को, क्योंकि मैं आजकल सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हूँ, तो लोगों को मैं देख रहा होता हूँ कि वो मेडिसिन चला रहे हैं। हाँ जी। कभी यासिर साहब से पूछा कि मुझे उन्होंने बता दिया, और बाकी हर एक को बता रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट क्या होता है कि जी जैसे आपकी एक बात है कि जब तक आप कोई चीज़ विजुलाइज नहीं किसी बर्ड को करते, तो आप उसको कह नहीं सकते कि ये ओपलाइन है, ये पेल फेलो है, ये इसमें आपको देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसलिए हमारी इस एवियन इंडस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम है बर्ड को बगैर सोचे समझे या विब्रामाइसिन रेकमेंड कर दी जाएगी, या CCC, या फिर सीटाबेट। तो यानी कि ये 3 बीमारियां दवाइयां, जिसके पास जो दवाई अवेलेबल है वो उसको दे देगा विदाउट डूइंग एनी इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल। तो अब उसमें यह है कि जी हमें कोशिश ये करनी है कि इसका जो फॉर्मुलेशन है ना, हमेशा एंटीबायोटिक का एक रूल होता है, लो डोज से शुरू करना होता है। उसमें होता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज, ठीक है। इसमें जब हम लो डोज से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एक टूल होगा खेलने के लिए कि हम उसको सेकंड डोज दें और उसको थर्ड डोज दें, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि ऑक्सी तो ठीक है, टेट्रासाइक्लिन ठीक है, डॉक्सी भी ठीक है, जो ये ट्रेड नेम से दे रहे होते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा देने की वजह से क्या हो गया, रेजिस्टेंट पैदा हो गई है एनिमल के अंदर ना, क्योंकि वो एक ही फार्मूला जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अपनी शक्ल, जैसे म्यूटेशन आप वर्ड की लफ्ज़ यूज़ करते हैं, म्यूटेशन हमने बड़ी महंगी एक्सपेंसिव, तो बैक्टीरिया भी म्यूटेशन कर लेता है, वो भी म्यूटेट करता है, वो भी अपना डीएनए चेंज कर लेता है। तो जब आप उसका डीएनए चेंज हो जाएगा, फिर आप उसको ये ऑक्सी, टेट्रा और ये डॉक्सी तो नहीं चलेगी ना, तो फिर अब आपको एक प्रॉपर, अच्छा फिर अब उसके लिए आप एक कल्चर सेंसिटिविटी करवा लें, ठीक है। तो फिर उसका एक आइसोलेशन करवा लें, जिससे आपको पता लग जाए कि जी मेरे बर्ड के अंदर प्रॉब्लम क्या है, मेरा कौन सी। डॉक्टर साहब, ये इतनी डिटेल में हमारे जो बहुत सादा फैंसियर हैं उनके लिए जाना मुश्किल होगा, स्पेशली लोगों के पास इतने माली वसाइल भी नहीं। सादा अल्फाज में बताइए, तो अगर बर्ड मुंह खोल रहा है तो उसकी क्या दवाई है और खांसी की क्या दवाई है? बेसिकली इसको आपने जो मेन ह्यूमन साइड की एक बड़ी अच्छी एक मेडिसिन चाहिए, इसको ऑगमेंटन इन्फेंट ड्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। ऑगमेंटन इन्फेंट ड्रॉप्स। अच्छा, इसके जो रेशो बनेगी ना, वो आपने दे देनी है। इन्फेंट यानी ऑगमेंटन जो बच्चों को दी जाती है, बच्चों वाली, इन्फेंट वाला, ठीक है। दूसरा फार्मूला नहीं देना, लेकिन ये मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ये नहीं हो कि आप देना शुरू कर दें, फिर वही वाली बात होगी जी वो डॉक्टर उमैर ने कहा था, तो फर्क भी आ जाएगा नो डाउट, लेकिन फिर ये ना हो कि हर बर्ड के अंदर वही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें। ये मैंने आपको जनरल आपने पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई किसी के पास कोई अप्रोच नहीं है, कोई आउट ऑफ सिटी से या लाहौर में है, कोई नहीं आ सकता, तो उसमें आपने क्या करना है, उसको 5 ml वाटर में उसको आपने 3 ml जो है ना उसके मेडिसिन लेके जो उसको ऐड कर देनी है उसके अंदर पानी में। कितने दिन देनी है सर? इसका जो रिकमेंडेशन होती है हर एंटीबायोटिक की 5 days to 8 days तक होते हैं, लेकिन बर्ड का जैसे मैंने बताया कि लीवर और किडनी का साइज छोटा होता है, इसलिए हमने इसको एंटीबायोटिक भी इतनी देनी ताकि उसका लीवर और जो उसका वो इफेक्ट ना हो, ठीक है ना। और साथ इसको कोशिश किया करें कि ना इलेक्ट्रोलाइट साथ लाजमी दिया करें, ताकि जो एंटीबायोटिक है ना वो फ्लशिंग होकर जल्दी से जल्दी बॉडी से एरेडिकेट हो जाए। एरेडिकेट मींस कि बॉडी के अंदर ना रहे, क्योंकि जिसके जो टॉक्सिन है ना, अगर जो अच्छा, जो हमारी एवियन इंडस्ट्री में ट्रेंड है ब्रीडर्स हजरात में कि हम लोग क्या करते हैं कि 5 दिन एंटीबायोटिक कोर्स कराया और उसके बाद फिर 5 दिन इलेक्ट्रोलाइट कोर्स कराया, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि साथ ही करना चाहिए या अलग-अलग ही ठीक है? नहीं, साथ देना जी, आपने फ्लशिंग साथ एंटीबायोटिक की करनी है जब तक उसकी नहीं, तो एक ही वाटर पॉट में कर सकते हैं हम वो दोनों दवाइयां मिक्स इकट्ठी भी कर सकते हैं, मिक्स करें ना जी उसके अंदर क्या। अच्छा, ओके। तो आपके ख्याल में ये दोनों, ये बड़ी अच्छी बात है जी, नई बात पता चली कि हम इलेक्ट्रोलाइट जैसे स्पार्क है वेटाफार्म का, जो आपको पता उसको और ये एंटीबायोटिक जो आप बता रहे हैं इनको हम इकट्ठे मिक्स कर दें एक ही पानी में और इकट्ठा ही कोर्स करा, इकट्ठा ही चलवा दें, उससे फ्लशिंग अच्छी हो जाती है, जरा बर्ड जरा अच्छा हो जाता है जरा उस लिहाज से। दूसरा सर्दियों में डायरिया बड़ा, ये भी कॉमन जी, डायरिया और डाइजेस्टिव इश्यूज वैसे भी इवन
गर्मियां सर्दियां चलते बर्ड्स में डाइजेस्टिव इशू एक मेजर इशू है। अब आप एक और क्वेश्चन, जैसे आपने पूछा निमोनिया में कैसे फार्मर डायग्नोज कर सकता है, तो ऐसे डायरिया के अंदर भी फार्मर ऐसे डायग्नोज कर सकते हैं। उसकी ड्रॉपिंग चेक करके, इसको हम देसी में बिठे कहते हैं कि जी बिठे जो है वो हार्ड है, ब्लैक टू ब्राउन है, और लिक्विड फॉर्म कितनी है और उसकी रेशो से जो वो कर रहा है, तो अगर उसका कलर चेंज हो रहा है ना उसकी बिठों का, तो अगर डायरिया है तो किस कलर की बिठियां होंगी? डायरिया है तो उसका जो कलर वो ब्लैकिश टाइप में आ जाएगा वो। अच्छा, ठीक है, और वो लिक्विड ज्यादा बन जाएगा, जैसे लाइक आप देखें वाटरी ज्यादा होगा, उसका यूरिन पड़ा होता है ना ऊपर, वो ज्यादा यूरिन फेंकना शुरू कर देगा उसके से। ठीक है, ये आपने देखना है। और उसका फिर वही सेम कंडीशन के जी एनिमल उस टाइम भी ऑफ फीड हो जाता है, उस टाइम भी ऑफ फीड हो जाता है। और दूसरी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बड़ी जल्दी निकलते हैं डायरिया के अंदर। ह्यूमंस में भी जैसे हम ओआरएस देते हैं, बिल्कुल नमकियात बड़ी जल्दी निकलते हैं। इसमें भी एक एनिमल जो है ना, एक और ऐड कर देता हूँ कि इसकी वजह से ना एनिमल सोखड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बड़ी एनर्जी लेस हो जाता है, एनर्जी लेस होती है, जो मसल जो है ना वो वीकन होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो जो कील बोन होती है ना, वो फिर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है ज़्यादा डायरिया होने की वजह से। वही आपको मैंने बताया, इसकी डेज जो होते हैं ना, इसकी आवर की गेम होती है। आवर के अंदर अगर आप इसको डायग्नोसिस कर लेते हैं तो बर्ड कहीं नहीं जाता। और अल्लाह ताला ने इनके अंदर सबसे ज़्यादा खसूसियत भी यही बनाई है कि ये बीमार नहीं होता जानवर, कोई भी डॉग है, कैट है, पैरट या एनिमल कोई भी होगा, ये बीमारी अपने अंदर ही जो है ना वो छुपाता रहता है। तो उस टाइम ये एक्सपोज करता है कि जब इसके जिस्म जो है ना जब वो किसी काबिल नहीं रहता, तो फिर हमें समझ उस टाइम आती है। एक कुछ हमारा भी उसमें प्रॉब्लम है कि हमें देर बाद समझ आती है, और हम अपने बर्ड्स को उस तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे होते, हम डेली बेसिस पे अपने बर्ड्स को, बिल्कुल जिसको कहते हैं बर्ड वॉच नहीं कर रहे होते। तो इसलिए मेरा ये है कि बार बार कि माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी हैवी और एक्सपेंसिव म्यूटेशंस लेके बैठे हुए हैं, तो उस लिहाज से फिर उनको उसकी मेडिकल भी उसी लेवल का काम करना चाहिए। तो अल्लाह करे अगर मेरी देखने वालों के लिए आसान सी बात, बर्ड्स को रोज मॉनिटर करें, रोज देखा करें, बर्ड रूम में बैठा करें और देखा करें कि आपके बर्ड खुराक अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट ठीक है। अगर बर्ड खुराक नहीं ले रहा या वो एक कोने में साइड पे बैठा हुआ है, मूवमेंट कम है, तो आप समझ जाएं कि कोई ना कोई बीमारी। टाइम बताएं कि विद इन 3 to 4 आवर की गेम है बर्ड। हर दफ़ा मैं बार ये वर्ड कोड करूँ, ज़्यादा डेज पे नहीं लेके जाने की, मैं इसको कल तक जो है ना वो स्ट्रेस फ्री हो गया मेरा एनिमल उड़ना। इसका मतलब है जब वो बैठ गया ना, उसने अपनी सारी जो डॉक्टर साहब उस सूरत में हम मतलब कि क्या करें, हम किसी वेट से रब्ता करें या किसी उस्ताद से रब्ता करें, क्या करना चाहिए? ठीक है, आपकी जो मैं उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करता हूँ, आपका एक्सपीरियंस भी एक होता है, एक्सपीरियंस भी एक चीज़ मैटर करती है। माशाल्लाह आप कोई 15-20 साल से आप अपनी इस फील्ड के अंदर हैं, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा हो, मैं आपको एज ए एक्सपीरियंस और अपनी बुकिश नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप ज़्यादा उस चीज़ को लेकिन आप माशाल्लाह ट्रेंड है ना, आपने इसी चीज़ की ट्रेनिंग हासिल की है। अब उसमें ये है कि जी अगर आपका कोई अच्छा प्रॉपर टेक केयर करने वाला वहाँ पे वेट डॉक्टर मिल जाए ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको वो डोज कैलकुलेट करके बता देगा। जब आपको डोज कैलकुलेट देखिए, ये हमारी एवियन इंडस्ट्री में ना ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें अगर बर्ड को कोई बीमारी होती है तो हम जैसे हमने अगर कुत्ते रखे हुए हैं, बिल्लियां रखी हुई हैं, हम 2 मिनट में उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हमने घोड़े रखे हुए हैं, बकरियां रखी हुई हैं, 2 मिनट में हम कहते हैं जी डंगर अस्पताल आ जाओ, घोड़ा अस्पताल आ जाओ। ऐसे ही हो गया, सही कह रहे हैं। बर्ड्स की बीमारी आती है, हम उस्तादों को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, जी फलाने उस्ताद को बड़ा पता है, और ये फ़ोन कर लो। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी बर्ड्स का इशू आता है, सबसे जो प्रॉपर बेसिक तरीका है वो ये है कि आप किसी वेट से रब्ता करें। वो उनको एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा पता होता है, उनको डायग्नोसिस का ज़्यादा पता होता है, वो आपको जो मेडिसिन रेकमेंड करेंगे उससे शायद जल्दी इफेक्ट आए। हाँ, बतौर रेमेडी सर हमने मतलब 1-2 एंटीबायोटिक्स हैं, सीटावेट है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स बता दिए हैं आपको। इलेक्ट्रोलाइट्स में ना कोशिश वो ह्यूमन साइड का एक वो पीडियालाइट और पेडिक्योर के नाम से बड़ा अच्छा एक फार्मूलेशन होती है। जैसे हम ह्यूमन साइड में अक्सर वो पी लेते हैं ना, वो डिफरेंट फ्लेवर का होता है, तो उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। आपकी कोई भी मेडिसिन है ना, कोई भी किसी भी किस्म की मेडिसिन, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीडियालाइट बर्ड्स को दें हम? पीडियालाइट जो वाटर है ना उसको यूज करें। अच्छा, वो बेस्ट आप कह लें कि इलेक्ट्रोलाइट्स है और इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कुव्वत मुदाफत और उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी वही वाटर हाफ डी कर दें या उसको मिक्स करेंगे वाटर में? नहीं, उसको ऐड नहीं करना। कोई भी मेडिसिन कोई पाउडर फॉर्म के अंदर है या कोई भी दूसरे फॉर्म के अंदर है, उस वाटर को लिक्विड को आप यूज कर लें उसके लिए। अच्छा, वो यानी हाफ डी में हम पीडियालाइट का पानी डाल दें, हाँ, जो भी मेडिसिन आम पानी की जगह, और उसके अंदर हम एंटीबायोटिक मिक्स कर दें, उसके अंदर वो बेस्ट सोल्यूशन हो जाता है आपका। अच्छा, दैट इज ग्रेट, बहुत जबरदस्त आ जाता है। अच्छा सर, आई इन्फेक्शन डिजीज इस दफा बहुत देखने में आई, उसमें स्पेशली रेड आई बर्ड्स में हर किसी को ऑलमोस्ट शिकायत आई, और उसमें एक इशू ये भी रहा कि लोग कंफ्यूज रहे कि कराची साइड पे पॉक्स थी
अच्छा। तो लोग कंफ्यूज रहे कि आई इन्फेक्शन डिजीज है, पॉक्स है, तो काइंडली डिफरेंशिएट कीजिएगा कि आई इन्फेक्शन डिजीज क्या है, पॉक्स क्या है, और इन दोनों की ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, आई इन्फेक्शन अब डिफरेंट किस्म से हो सकती है कि जी कोई डस्ट एलर्जी भी पड़ गई किसी किस्म की, आपने कोई डस्ट थी वहाँ पे, कोई मच्छर आ गया, कोई मच्छर आ गया, वो आ गया, या कोई फाइट हो गई इस किस्म, किसी का पंजा लग गया, तो कोई इन्फ्लेमेशन, पानी निकलना शुरू हो गया, ठीक है। फिर अगर हम उसको एज ए डिजीज या इसको हम एज ए एंटीबैक्टीरियल में देखते हैं तो क्राइजा एक बीमारी है आजकल प्रॉब्लम है, पॉक्स इसका प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो हमने अब इसको डिफरेंशियल करना है। क्राइजा में क्या होता है, जो उसका तालु होता है ना, उसमें बलगम टाइप लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। पॉक्स में ये नहीं होता, पॉक्स में यहाँ पे आई के ऊपर दाना बनना शुरू हो जाता है। ये एज ए ले मैन के लिए, एक फार्मर के लिए, कि जी उसको पता लग जाए कि जी ये चीज ये वाली पॉक्स है या इसको क्राइजा है, ठीक है। और दूसरा उसमें क्या होता है, जो उसका दाना होता है ना क्राइजा का, वो अंदर की तरफ बनना शुरू हो जाता है, यानी कि पस बनना शुरू हो जाती है आँख के नीचे, ठीक है। और जो उसका जो दाना है जो पॉक्स का, वो ऊपर की तरफ होता है, वो प्रोमिनेंट होता है। अच्छा, वो आउटर साइड पे होगा, आउटर साइड पे होता है, वो अंदर क्रेजा का जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, अंदर की साइड पे होता है वो। और वो जब आप उसको आई को कोई ऑपरेट करेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो आपको अंदर से पस निकलना शुरू हो जाएगी, लेकिन पॉक्स में पस नहीं निकलती। अच्छा, तो अब जो कॉमन आई इन्फेक्शन है, क्राइजा है और पॉक्स है, इन तीनों के इलाज भी बताएं। अच्छा, इलाज में तो सिंपल वही रेमेडी है कि जी आपने बोरिक एसिड वाटर में ऐड करके, प्लस जो रोज़ वाटर होता है वो आपने पहले आई वॉश करके डिसइंफेक्टेंट कर लेना है उसको पूरा प्रॉपर। फिर उसके बाद डिफरेंट ड्रग ऑफ चॉइस हैं, जेंटामाइसिन एक बड़ी आई ड्रॉप्स है, लोकल चल रही है। फिर वो टोब्रा डी और टोब्रा डेक्स, डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन वही बात है कि जी वो भी आपने मार्केट में देख के और उसकी चेक करके देनी है कि जी इसको किस चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं ज़रूरत है। डोजेजेस क्या होने चाहिए वो भी काइंडली। उसमें ये कि जी सिंपल, अगर आप पहले उसको आई वॉश को रोज़ वाटर से, बोरिक एसिड से वॉश करें, और कोशिश करें कि मेरा तरीका ये जी, मैं क्या करता हूँ कि मैं बोरिक एसिड लेके ना आंख पे उसके ऐसे ड्रॉप कर देता हूं। ये बेटर है, ये भी ठीक है। और उसके बाद फिर मैं जो है वो अर्के गुलाब का स्प्रे मार के उससे साफ कर देता हूं। कोशिश क्या करें कि सॉफ्ट मटेरियल हो, टिश्यू लाइक, उससे भी ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है ना बर्ड को, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और दूसरा देखें कि डस्ट तो नहीं उड़ रही वहाँ पे, अगर वो डस्ट दोबारा उड़ी होगी, जो आपने वाटर लगाएगा वो दोबारा स्टिकी हो जाएगा उसके साथ, वही बीमारी वही की वही खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से आजकल कोई नेस्टिंग का सीजन चल रहा है, ब्रीडिंग सीजन है, हाँ ऐसे ही है। तो वो फिर क्या होता है, वो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना, वो भी उड़ उड़ के जा रहे होते हैं आइस के अंदर, क्योंकि उसने रेगुलर बेसिस पे नेस्टिंग करनी है ना उसको, और आप तो कोई नेचुरल तो उसको कोई वो दे ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए आज से फिर आपके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो पॉक्स है ये ट्रीटेबल है, कहते हैं कि जी इसका इलाज नहीं है जी, परिंदे बचते नहीं है। और एक सॉरी जो बात इंपॉर्टेंट है कि कंटेजियस है, ये फैलने वाली बीमारी है। हाँ, दूसरी बात ये कि हाँ, अब दो चीज़ें देखते हैं, फैलने से कैसे बचाना है। उसमें दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक होती है जूनोटिक डिजीज, एक होती है कंटेजियस डिजीज। यानी कि जूनोटिक और कंटेजियस में होती है कि जी वो चीज़ इंसानों में तो नहीं आ रही, एक ये है, और एक ही बीमारी होती है कि जानवर टू जानवर ही बस रहे, उसमें इंसान का कोई वो नहीं है कि जी को खुदा ना खासा। नहीं, ये मेरा सवाल ये था कि जी अगर लेट्स से एक परिंदा मेरा बीमार हुआ, उससे क्या बाकी बिल्कुल बैक्टीरियल है ना जी, तो उसका इलाज क्या है सर? हाउ कैन आई प्रिवेंट इट? हाउ कैन आई? उसके लिए वैक्सीनेशन वगैरह सारा जो है उसको वो आपको करना पड़ेगा, सारा प्रॉपर हर चीज़ के प्रोटोकॉल के लिए वैक्सीनेशन है, क्योंकि पाकिस्तान में पोल्ट्री रिलेटेड वैक्सीन तो बहुत अवेलेबल हैं। तो एज ए पैराकीट्स और ये स्मॉल पैरट्स के लिए, क्योंकि अब इसकी अक्सर मैंने ये भी देखा है कि जी लोग ना पोल्ट्री वैक्सीन भी यूज़ करवा देते हैं, लेकिन वो पोल्ट्री वैक्सीन की जो वो एंटीजन होता है ना, जो उसका वायरस होता है, वो उसके ऊपर असर नहीं करता। अच्छा, लेकिन हमारी एवियन इंडस्ट्री में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। इतने साल के ब्रीडिंग एक्सपीरियंस में मैंने नहीं देखा कि कोई वैक्सीनेशन करवा रहा हो। लेकिन खुदा ना खासा जब वो आ जाती है, क्योंकि आपका ना जो बर्ड है वो इसी बेसिकली ये आप पॉक्स के लिए कह रहे हैं या किस बीमारी के हवाले से आप ये वैक्सीनेशन? पॉक्स के, और दूसरा एक पोलियोमा वायरस भी है, वो भी आप बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें जो आपका वो चिक्स का प्रॉब्लम आता है, हेमरेज आ जाती है, जब उसका पोस्टमार्टम, लिवर का भी उसका इशू आता है, वो जो पैथिकल हेमरेजेस कहते हैं, यानी कि सुइयों की तरह ना रेड कलर का स्पॉटेड एरिया बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है कि जी आप जितना म्यूटेशन के साथ खेल रहे हैं ना, उतनी आप अपनी इंडस्ट्री को जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड और उसमें डाल रहे हैं कि स्ट्रेस में डाल रहे हैं। वो इसलिए स्ट्रेस में डाल रहे हैं कि जैसे आपने पोल्ट्री डिजीज देखी ना, उसके अंदर इतनी म्यूटेशन कर करके 45 डेज में मुर्गी तैयार हो जाती है। कहाँ पहले मुर्गी आपकी 6 महीने में तैयार होती है, तो आपका बर्ड भी वही चीज़ है लाइक। तो आपने इतना म्यूटेशन में चले गए आप, तो उसकी वजह से जो आउटर डिजीज़ है ना, वो ज़्यादा आपके एनिमल को जो है ना वो प्रॉब्लम कर रही है, और आपको समझ नहीं आ रही है। वही पुराने जो आपका वो पर्सनाटा टाइप और इस किस्म के वो सस्ते होते थे, वो उनकी इम्यूनिटी जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर बर्ड्स थे ना जी, क्योंकि इतना ज्यादा म्यूटेट नहीं किया, बट देयर स्ट्रॉन्गर बर्ड, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी थी ना। तो अब आपने इतनी म्यूटेशन कर दी है, माशाल्लाह इतने महंगे आपके बर्ड आ गए, तो उस लिहाज से आपकी वो फिर डिजीज भी फिर अल्लाह ताला ने आ चुकी हैं कि जी वो उस ये तो यानी मुझे ये समझ में आई है कि अगर हमें कोई इस पॉक्स टाइप सीरियस इशू हो,
हमें फौरन किसी वेट से कंसल्ट के पास करना नहीं, चाहिए। बिल्कुल। देखें जी, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो उन्होंने इसी चीज़ की तालीम ली हुई है, जब आपको लगे कि कोई इशू सेंसिटिव है आपकी एवरी में, आपकी इन्वेस्टमेंट के अलावा एक एक बर्ड आपने पता नहीं कहाँ से इकट्ठा किया होता है। हाँ, दूसरा एक और आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, खुद ही आपने बात निकाली कि जी कहाँ से इकट्ठा किया होता है। कहाँ से इकट्ठा करने का मकसद है कि इसको बायोसिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं। एक बहुत बड़ा बायोसिक्योरिटी ना एक लोगो है जो हर एवरी के ऊपर आप लगा दें जाके, अपनी बिल्कुल ठीक है, एवरी के ऊपर जाके लगा दें कि जी बायोसिक्योरिटी का मकसद ये होगा कि जी जो भी रोकड़ी साहब की या कोई भी बड़ी बड़ी एवरी जितनी भी है उसके अंदर है तो पूरा उसको स्प्रे किया जाएगा। बिल्कुल ठीक और है। वो क्यों पता नहीं जी, वो अब क्योंकि मैंने भी ये वो देखा कैरियर हो सकता है ना, अपने साथ कोई वायरस कैरी मैंने करके अक्सर ला ये रहा है। देखा है कि जी लोग परचेजिंग कर रहे होते हैं एक फार्म से दूसरे फार्म से दूसरे से तीसरे में। अब आपको क्या पता है कि जी कौन सा फार्म है, कौन सी बीमारी कैरी करके उधर आया, तो वो आपके फार्म पे आ गया। सिंपल फैंसियर वाला बंदा भी जो एक दो बड़ी परचेज कर रहा है ना, वो भी हर एवरी पे जाता है क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट है। वो कहता है यार मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं देखूंगी जी इस तो ये फार्म टू फार्म ट्रांसफर हो सकती हैं बीमारियां, आप ये कह रहे हैं। इसको बायोसिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं ना। बिल्कुल ठीक जैसे है, कंट्रोल बिल्कुल शेड ठीक की है। बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इवन कि जो पोल्ट्री कंट्रोल शेड है ना, जब किसी ने कंट्रोल शेड भी बनाना होता है ना तो इसका एक डिस्टेंस होता है कि इतने डिस्टेंस के फासले पे एक कंट्रोल शेड बनेगा। ये नहीं होगा अगर एक कंट्रोल शेड यहाँ बना है तो साथ में दूसरा कंट्रोल शेड बना देंगे। बिल्कुल सही, ठीक है ना। यानी ये प्रोसीजर्स ले किए गए। हाँ, तो उसके बाद ये कि अगर वहाँ पे कोई बर्ड भी आता है ना, लेट से कोई फ्लाई बर्ड आता है तो वहाँ से कोई मरी मुर्गी भी ले लेता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो साथ वाले फार्म पे जाके वो उसको भी ट्रैवल कर सकता है। इसलिए उसका डिफरेंस इतना होता है कि जो बर्ड भी जो है ना वो उस फार्म पे ना पहुँच सके। बिल्कुल सही। और वो जो भी आपकी गाड़ियाँ आती हैं, जब मैं पोल्ट्री की बात करूँ तो उसको अच्छी तरीके से स्प्रे किया जाता है, फिर जाके वो मुर्गी उठाते हैं, फिर जाके उसको वो स्टैंडर्डाइज करते हैं। लाइक आपका वही सेम प्रोटोकॉल है क्योंकि आप भी म्यूटेशन लेके बैठे हुए हैं। ब्रॉयलर भी एक म्यूटेशन बर्ड है। बिल्कुल ठीक है, ये सारा कुछ है। अच्छा सर, फ्रेंच मोल्ट पर ये परिंदों में गंजापन, ये कई दफ़ा देखा गया कि अच्छा वाला ब्रीडर पेयर होता है, उसने एक सीजन ब्रीड किया, अगले सीजन एकदम वो जो है ना उसमें फ्रेंच मोल्ट होना शुरू हो गया, समझ भी नहीं आती यार अच्छा वाला बर्ड था इसको क्या हुआ। ये क्या इशू है जी? अच्छा, उसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है सिंपल मोल्टिंग में तो ये होता है कि जी उसने अपने आप को तैयार करना है, वो तो एक प्रोसीजर है। अब दूसरा उसका वो जो आपने बात की एज ए डिजीज की जो फॉर्म है ना जी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो आप फीड दे रहे हैं ना, अब मुझे नहीं पता आपकी फीड क्वालिटी कैसी है, आप किससे फीड परचेज करते हैं, उस बंदे का प्रोटोकॉल पीछे से परचेजिंग का क्या है, उसमें किसी किस्म की कोई वेट तो नहीं आ गया, कंटेमिनेशन तो नहीं है, कोई स्प्रे नहीं हुए, स्प्रे तो नहीं हुए। और दूसरी बात ये कि जी एक वही वाली बात है कि जी आप एक बड़ा सेंसिटिव बर्ड के साथ खेल रहे हैं, तो जब आप सेंसिटिव बर्ड के साथ खेल रहे हैं तो फिर आपको चीज़ भी वही अडेप्ट करनी पड़ेगी जो आपके सामने सारा कुछ हो। अब आप सब कुछ दाल दलिया अपने सामने तो नहीं बना सकते, लेकिन उसको कोशिश ये करें कि जो आपकी रेगुलर फीड घर की होती है ना, होममेड, खुद आपका जो दाना जो भी कुछ होता है आप खुद ही उसकी चीज़ को ना यूटिलाइज करें। उसमें डॉक्टर साहब एक कॉमन प्रैक्टिस देखी गई है कि क्या किया जाता है कि अब दाना खरीद के उसको धो के पानी से छत पे बिखेर देते हैं चादर के ऊपर, उसको अच्छी तरह ड्राई करके आप रख लेते हैं। ये कैसी प्रैक्टिस है? ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो उसकी मॉइस्चर होता है ना वो फिर भी रह जाता है क्योंकि आप उसको प्रॉपर एयर टाइट करके तो नहीं रख रहे ना। कोई ऐसा दाना रह गया जिसके अंदर से थोड़ी सी भी फंगस हुई तो आपने उसको कोई 2-3 महीने तक अगर स्टोर भी करना है तो फंगस तो ग्रो करती रहती है दाने के अंदर। आप तो अपनी ध्यान में बिल्कुल ठीक आपने किया, लेकिन फिर भी हल्का सा जो दाना रह भी गया ना तो वो उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। उसमें भी फंगल ग्रोथ का खतरा रहेगा। बस कोशिश करनी है कि उसको वेट नहीं करना, आपने जहां से भी लिया है वो ठीक है, दाना दाना ही होता है, लेकिन वो ड्राई हो। आपने खुद अपना उसमें वाटर डाल के उसको वेट करके वॉश करने की जरूरत नहीं है आपको उस दाने को। अच्छा, तो इस हवाले से कोई इलाज इसका? अच्छा, उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो ये कि फ्रेंच मोल्ड के हवाले से, फ्रेंच मोल्ड में ये है कि जिसको ज्यादातर जो है ना जी, और वो इचिंग भी करता है बर्ड मेरे ख्याल से ना, उसके वो बीक जो है अपनी मारता होगा पाँव पे और उसको इचिंग होती है, खारिश, वो एंटी हिस्टामिनिक उसको हमने आपने ड्रग ऑफ चॉइस देनी है जिसके अंदर जो वो प्रॉब्लम है ना उसकी लाइक एलर्जी वाली वो कम हो जाए। और बाकी जो उसका है ना उसके लिए आप टी डे टाइप है, एवल टाइप है, वो आप उसको मेडिसिन जो है ना वो दे, लेकिन वो भी लो डोज में देनी क्योंकि ना उससे गनूदगी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये आप नोट करें कि कुछ चीज़ें हैं जो हम घर बैठे ट्रीट कर सकते हैं खुद से, बेसिक मेडिसिन हैं, बेसिक बीमारियाँ हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेक्निकल मसाइल हैं जिनकी तफसील के लिए आपको एक प्रोफेशनल से रब्ता करना चाहिए। हमारी तरफ ये ट्रेंड बना हुआ है कि कोई भी किसी भी किस्म का मसला है वो किसी उस्ताद के मशवरे से उसका हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ बीमारियाँ हैं जो आप खुद से उनको अटेंड कर सकते हैं और कुछ इश्यूज़ हैं जिनके लिए वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करना ज़रूरी है। अच्छा सर, सोकड़े की हमने पहले बात की, उससे अपने कलाती आपने बताया कि डायरिया में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, बगैर डायरिया के भी सोकड़ा की शिकायत अक्सर बर्ड्स में आती है, वो क्या इशू है? उसमें ये कि ज़्यादा डिवर्मिंग
प्रॉपर ना होने की वजह से अक्सर पेट में कीड़े होते हैं ना जी, ठीक है, वो भी अक्सर हमारा फार्मर ये होता है जी, मैंने बड़ी अच्छी फीड दी है, मेरा जानवर जो है ना खा रहा है लेकिन लग नहीं रहा, देसी जुबान में खांदा लगता नहीं पाया उन्होंने, वो पेट में कीड़े होते हैं, पेट में कीड़े होते हैं। अच्छा, अब मैंने ये भी ट्रेंड देखा है कि जी अच्छे जो फार्मर हजरात हैं और ये जो फैंसियर हैं, ये डिवर्मिंग तो करते हैं, लेकिन डिवर्मिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर उसको फॉलो कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से बर्ड आपका जो है ना वो एक अच्छा आपको एक ग्रोथ दे सकता है। उसके अंदर ये करना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो एक एनिमल है ना, आपने उसको ऑफ फीड कर देना होता है, रात का दाना जो है ना आपने उठा लेना। अच्छा, आपने भूखा रखना कुछ। हाँ, ये एक सबसे मेन प्रायोरिटी होती है। अक्सर लोग यही करते हैं कि अच्छा रात का पेट उसका पोटा भरा हुआ है, आपने उसको डिवर्मिंग भी करवा दी है, तो डिवर्मिंग उस टाइम असर ही नहीं करती है, वो आप कह लें कि आपने दिल की तसल्ली के लिए एक वो चीज़ दी हुई है, बिल्कुल है ना, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन में ये है कि अगर उसको आप थोड़ा सा कोई शीरा टाइप दे देना, लाइक इस किस्म का शीरा हो कि उसको लूज मोशन भी ना लगे उसे, नहीं, लेकिन कुछ शीरा टाइप यानी कि लाइक आप कोई स्वीट टाइप कोई नहीं होती, जैसे गुड़ की टाइप चीज होती है, उसको थोड़ा सा पानी में ऐड करके उसको वो डालें ताकि वो पानी में थोड़ा सा गुड़ वो पीना शुरू कर दो, उससे क्या कीड़े जो आगे पीछे होते हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं मैदे के अंदर आके। अच्छा, ठीक है, जब मैदे के अंदर आके इकट्ठा होना शुरू होता है फिर आप उसको डिवर्म कर दें। अच्छा, ग्रेट। तो आप ये कह रहे हैं कि पहला प्रोटोकॉल है कि हमने उसको ओवरनाइट भूखा रखना है, जी, सुबह सुबह हमने उसको कोई थोड़ा सा गुड़ शुड़ मिक्स करके मीठा पानी देना है, सही है। और उसकी कितने अरसे बाद फिर कितनी देर बाद हम डिवॉर्मिंग करें? डिवॉर्मिंग उसकी वही जो प्रोटोकॉल आपका आप रूटीन में कर रहे होते हैं, यानी कि उसी टाइम ही दे दें आप। अच्छा, पानी के फौरन बाद आप दे दें, वो दे दें उसको। उससे क्या होगा, जो उसकी रात की एक एनर्जी भी डाउन होती है ना, उसको उससे भी। सर, हमारे नए देखने वालों को बताइए कि डिवॉर्मिंग करते कैसे हैं, मतलब क्या देना है, कैसे देना है? अच्छा, डिवॉर्मिंग के डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, डिफरेंट वर्म्स होते हैं, उसके अंदर लाइक राउंड वर्म्स होते हैं, हुक वर्म्स होते हैं, ये इसकी कैटेगरीज होती हैं। अच्छी मेडिसिन बताएं डिवॉर्मिंग के लिए, या जो ये जो प्रोडक्ट्स बर्ड शॉप्स पे अवेलेबल हैं वो भी ठीक है, अच्छी हैं, लेकिन इंपोर्टेड हो उसका वो आप पढ़ लिया करें कि जो उसके अंदर सॉल्ट कौन सा ऐड किया हुआ है। सिंपल जैसे सिंपल एक अल्बेंडाजोल एक सिंपल एक वो है, जो ह्यूमन साइड के अंदर जेंटल मिलती है, कैट्रस मिलती है, फिर इस किस्म की कॉम्बेंट्रीन एक भी है, वो भी ह्यूमन फार्मेसी से आपको इजी, यानी कि आप कोई भी ब्रांडेड दवाई, क्योंकि अक्सर होता है ना कि हर जगह वेटनरी मेडिकल स्टोर नहीं ना, अब आप लाहौर में बैठे हुए हैं, इस मेन एरिया में बैठे हैं, आपको यहाँ से कहाँ से वेटनरी कोई मेडिसिन मिलेगी, ऐसे ही है ना। तो इसके लिए फिर आपको ह्यूमन प्रिपरेशन जो है ना अच्छी वाली वो यूज़ कर सकते हैं। कैट्रस जैसे मैंने आपको बताई है, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, उसके अंदर जेंटल मैंने आपको बताई है, कॉम्बेंट्री मैंने आपको बता दी है, कैट्रस बताई है, 4 मैंने बता दी। इस 4 को आप अल्टरनेटिव डेज के ऊपर, अल्टरनेटिव जब आपने डिवर्मिंग करनी तो अल्टरनेटिव्स के ऊपर इनको यूज़ कर सकते हैं आप। हमारी तरफ ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी 3 दिन आप डिवॉर्मिंग कोर्स कराएं और बस खत्म कर दें। अच्छा, 3 दिन नहीं होता जी, थोड़ा सा याद, क्योंकि 3 दिन में ज्यादा एनिमल को स्ट्रेस दे देते हैं। डिवॉर्मिंग एक यही पॉइंट मैं कहना चाह रहा था कि ये 3 दिन तक लगातार भी डिवॉर्मिंग कराई जाती है। पता नहीं जी, अब आई डोंट नो आपके घर में आइडियली डिवॉर्मिंग वन टाइम एक टाइम काफी है, वन टाइम हो गई है। और दूसरा एक और मैं थोड़ी सी ऐड अप कर देता हूँ कि अगर आपने दोबारा भी देनी है ना तो 12 to 15 डेज पे जाके आपने डिवॉर्मिंग करनी, क्योंकि जो मेडिसिन है ना उसका असर ओवा के ऊपर, जिसको अंडा कहते हैं ना, उसके ऊपर नहीं होता। जब वो हैच कर जाता है ना, जब वो बच्चेदानी से अपना अंडे से बाहर निकल आता है तो फिर उसकी मेडिसिन का असर आता है। कुछ लिवर रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं छोटे बच्चों में जो पैदा हो रहे हैं। अब आप ज्यादा रेगुलर बेसिस पे, नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आपने इसको दोबारा देना है, अच्छा, दोबारा अगर आपने रिपीट करवाना भी है तो 12 to 15 डेज पे करवा लें, क्योंकि वो जो उसका लार्वा होता है। हमारी तरफ हम क्या करते हैं कि हम सीजन स्टार्ट पे एक दफा डिवॉर्म करते हैं और फिर पूरा साल नहीं, फिर अगले साल फिर सीजन स्टार्ट से पहले जो है ना मेडिसिन का भी यही प्रोटोकॉल रखा करें, ये ना हो कि सारे बर्ड्स पे चला दिया करें। जो आपका बर्ड बीमार हो गया, किसको एंटीबायोटिक चलनी है, आप उसी को डालें। हमारा ये है प्रोटोकॉल जी कि आज वो सारे पी लो आगे, वो जब वो सारे ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की, यहाँ पे ये कल्चर भी है ओ जी एहतियातन, यानी कि कोई बीमारी नहीं भी है, एक कोर्स करा दे उन्होंने प्रिकॉशनरी तौर पे। हाँ, कि हम हर 20 दिन बाद, हर महीने बाद तुसी जेड़ा ना एंटीबायोटिक कोर्स करा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जी लिवर और किडनी में जान कितनी होती है, छोटा सा तो लिवर किडनी होता है, तो वहीं से एंटीबायोटिक मेडिसिन निकलना होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप भी नोट फरमाएं कि खामखा एक्सेस मेडिसिन बर्ड को नहीं देनी, वो बर्ड को फायदा देने की म्यूटेशन हो जाती है, आपको नुकसान देगी जी। और आपका जो बैक्टीरिया है वो मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होगा, नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो वो और तगड़ा अटैक, फिर आप जो भी मेडिसिन देंगे ये असर ही नहीं करेगी वो मेडिसिन। ये डॉक्टर साहब बहुत मजा आया जी, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे देखने वालों के लिए बड़ी यूजफुल होगी इंशाल्लाह। वेरी काइंड ऑफ यू, आपने बड़ा टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।